हेलो एवरीवन। तो हम लोग पढ़ रहे थे बाघ की गुफाएं। और जो बाकी गुफाएं हैं बाकी गुफाओं की जो विशेषताएं हैं वो रह गई थी। तो इसके पहले जो हमने 2 पार्ट में पढ़ा था उसको मैं एक बारी से बोल देती हूँ, रिवीजन हो जाएगा आप लोगों का, तो ध्यान रहेगा। तो बाघ की गुफाएं जो हैं वो कहाँ हैं, कहाँ किस राज्य में, तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। किस प्रदेश में? मध्य प्रदेश में। जिला पूछेगा तो धार जिला में, महू रेलवे स्टेशन के पास है। पर्वत भी पूछता है, विंध्याचल पर्वत हो जाएगा। नदी पूछेगा, बाघिनी या बागमती हो जाएगी। और उसके बाद हम ये भी ध्यान रखते हैं कि पहले यह ग्वालियर रियासत में थी। इन्हें लोग पंच पांडु के नाम से भी पुकारते हैं, लेकिन जो पंच पांडु कहा जाता है वह इसकी गुफा संख्या वह इसकी दूसरी गुफा को कहा जाता है, पंच पांडु या गोसाई गुफा। और इसे स्थानीय लोग भी पंच पांडु के नाम से जानते हैं। तो इन दोनों को मिक्स मत करिएगा, दोनों चीज़ों को। और इनमें कुल 9 गुफाएं हैं जो कि सभी बिहार हैं। चित्र केवल 5 ही गुफाओं में मिले हैं, ठीक। और बाकी 1, 2 जो गुफा संख्या 1 है उनका नाम जान लेते हैं। अधिकतर एग्जाम में एक नाम ही पूछे जाते हैं। तो गुफा संख्या 1 का नाम हो जाएगा ग्रह गुफा। गुफा संख्या 2 का गोसाई गुफा। गुफा संख्या 3 हाथी खाना। गुफा संख्या 4 रंगमहल, जो कि हॉल ऑफ कलर के नाम से भी जानी जाती है। और यह चैत्याकार है गुफा। इसमें कुछ चित्र इसी में चित्र मिलते हैं। और जो कि शोका कुलनारी हो जाएगा। केले के वृक्षों का अंकन है। 7 घुड़सवारों का चित्रण है। हाथी का विश्राम है। मंत्रणा है। दासी है। हाथी का जुलूस है। शोभा यात्राएं हैं। नीले रंग का कबूतर का जोड़ा मिल जाता है। हल्लिशक नृत्य भी यहाँ है गुफा संख्या 4 में, इत्यादि और भी कई चित्र हैं। फिर गुफा संख्या जो 5 है वह जो पाठशाला या व्याख्यानमाला के नाम से जानी जाती है। और गुफा संख्या 6 शिक्षकों का निवास स्थान। जबकि रचना काल देखेंगे तो 5वीं से 6ठी सदी का हो जाएगा रचना काल, गुप्त काल का। और कई विद्वान हैं जिन्होंने अलग अलग कालों का भी, अलग अलग समय का भी माना है। जैसे जहाँ तक मुझे भी ध्यान आ रहा है कि विंसर्ट स्मिथ ने इसे 628 ईस्वी का, मतलब गुफा संख्या 1 व 2 के, अजंता की गुफा संख्या 1 या 2 के समकालीन माना है। तो ये कुछ बातें हो गई जो हम बाघ के विषय में पढ़ते हैं। और अब आ जाइए हमारे जो टॉपिक पर। तो हम पढ़ रहे थे बाघ गुफा की विशेषताएं। जीवन के विभिन्न पक्षों का चित्रण। बाघ गुफाओं में केवल बौद्ध धर्म का ही चित्रण नहीं हुआ है, अपितु नृत्य, गान, अश्वरोहण, गजरोहण आदि के अलावा स्त्रियों की विभिन्न अवस्थाओं, जिनमें प्रेम, विरह आदि का बखूबी अंकन हुआ है। जीवन की जितनी उल्लास व आनंद की अभिव्यक्ति बाघ के चित्रों में है, उतनी अजंता में नहीं पाई जाती। आकृतियों के अंग प्रत्यंग का अनुपात, मुद्राएं तथा संयोजन आदि आकृतियों के अंग प्रत्यंग का अनुपात, मुद्राएं तथा संयोजन सभी अत्यंत परिपक्व शैली की परिचायक हैं। और प्रकृति का अंकन यहाँ पे हुआ है। बाकी गुफा में प्रकृति का अंकन बड़ा ही अद्भुत एवं उल्लेखनीय है। आलेखन में फूल, पत्ती, पशु, पक्षी सभी कुछ आकर्षक ढंग से सजोए गए हैं। मोर, चकोर, कोकिल, कपोल तथा व शुक व शरिया सदा ही भारतीय कला और साहित्य की प्रेरणा प्रेरक संदेश वाहक एवं सहयोगी रहे हैं। उनका चित्रण भी बाघ गुफा के आलेखनों और चित्रों में उचित स्थान पर किया गया है। पुष्प गुच्छों, बल्लरियों, कमल दलों का सुंदर रेखांकन हुआ है। लता बंधों, लताओं का झुकाव सुंदर ढंग से किया गया है। साथ ही बीच बीच में पक्षियों के विविध रूप में अत्यंत रोचक ढंग से चित्रित किया गया है। पक्षी चित्रण मनुष्य के उल्लासमय, विषादमय, रहस्यमय आदि अनेक मनोस्थितियों को अभिव्यक्त करता है। ये पक्षी चित्रण कहीं कहीं पर भारत के नाट्य शास्त्र के आधार पर है। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि जो पक्षी चित्रण है, बाघ की गुफाओं का पक्षी चित्रण जो है वो नाट्य शास्त्र के आधार पर किया गया है। याद रखने वाली बात हो गई यहाँ पे, ध्यान रखने वाली। हाथी को भारतीय साहित्य और कला में बाल्य सूचक माना है, जिन्हें बाघ के आलेखनों में उचित स्थान मिला है। बैल धरती की सूचक, स्मृति का सूचक है, इसीलिए पशुओं के चित्रण में बाघ कलाकारों का दृष्टिकोण लोक मंगल की ओर अधिक रहा है। तो बैल धरती का सूचक
और जो हाथी है वो भारतीय साहित्य एवं कला में माँ बाल्य सूचक माना गया है। और बाघ की गुफाओं में भी यही सोच करके प्रयोग किया गया होगा। इसी प्रकार बाघ गुफाओं की कला मध्य देशीय कला शैली के चरम उत्कर्ष का दिग्दर्शन कराती है। इसकी कला को देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो समूची प्रकृति पशु पक्षी की गोद में लिए कला के माध्यम से मुखरित होती है। तो ये हो गई हमारे बाघ की गुफाओं की जो विशेषताएं थी। अब आगे जो हम देखेंगे बाघ और अजंता और बाघ की परस्पर तुलना। तो हम लोगों ने ये अजंता और बाघ दोनों पढ़ ही लिया है, तो इसकी विशेषताएं भी तुलना भी देख लेते हैं। बाघ गुफा के सभी चित्र एक साथ एक ही समय में बने प्रतीत होते हैं, जबकि अजंता के चित्र 800 वर्षों के दौरान बनाई गई विधि है। कहीं कहीं 850 भी मिलता है, कहीं कहीं 828 भी मिलता है। बाघ के बरामदे के चित्रों की उपलब्धि विशेष बात है, जबकि अजंता के बरामदे ध्वस्त हो चुके हैं। तो हम लोगों ने देखा ही है कि बाघ में जो भी चित्र हैं बरामदे में मिले हैं कृपा संख्या 4 में। बाघ के चित्रों में जीवन के विभिन्न पक्षों का चित्रण हुआ है, जिसमें राजसी जीवन एवं उल्लासपूर्ण जीवन प्रमुख है, जबकि अजंता के चित्रों का आधार प्राय बुद्ध के जन्मांतर की कथाएं रही हैं। तो हम बाघ के में देखे हैं जुलूस का है, जुलूस में उल्लास होता ही है, ये इत्यादि चीज़ें हैं। नृत्यांगनाओं के चित्र हैं, वो भी उल्लास का ही प्रतीक है। जबकि हम जो अजंता में देखते हैं जातक मिले, सप्ताह में बहुत सारे जातक मिलते हैं, तो ये हो जाएगा अंतर। अजंता तथा बाघ दोनों में छतों तथा दीवारों पर कमल मुंडरियों के बड़े ही सुंदर अलंकरण बने हैं, जिनमें पशु पक्षी लताओं पुष्पों का समावेश है। सुख सरिका कलहंस मयूर कोकिल सारस चकोर गाय बैल आदि सभी पशु पक्षियों का अंकन शोभनों के साथ किया गया है, चित्रित है। अजंता तथा बाघ दोनों में ही नारी के आध्यात्मिक एवं शारीरिक सौंदर्य को बखूबी उकेरा गया है। बाघ में रेखा रूप रंग संयोजन भित्ति चित्रण प्रक्रिया वर्तनी व अभिव्यक्ति आदि सभी कुछ अजंता के चित्रों जैसा ही है। ज़्यादातर जो हम भित्ति चित्रकला पढ़ते हैं वो अधिकतर चीज़ें बाघ से ही अजंता से ही वहाँ पे कॉपी किया, अजंता को ही कॉपी किया गया है। वहाँ की जो चित्रण विधि है, जो विषय है, बहुत सारी चीज़ों कहीं ना कहीं सारी जो गुफाएं हैं वो अजंता से जुड़ी हुई प्रतीत होती हैं, तो इसीलिए ये कहा गया है कि अजंता की चित्र जैसा है। तो आज हमारी बाघ की गुफा भी कंप्लीट हो गई है। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग।